चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। विधिवत तरीके की आपकी क्लास होने वाली है, लाजवाब आपकी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। राधे राधे कृष्णा भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। रेडी आप सभी लोग? वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। पहले से ही सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है और कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करवाया है, तो चलिए फिर बताइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। वन को ऑप्शन देना है और वन को ऑप्शन देखिए काफी लोगों को जवाब भी आ रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ये है आपका कौन है, यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जैसे आपका पाषाण कालीन सभ्यताएं आपकी आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भीमबेटका किस राज्य में है। एक दिन में कितने क्लास है, एक दिन में कम से कम 12 क्लासें हो जाती हैं, है ना। सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासें चलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पर है। आप कहेंगे भीमबेटका के जो गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। देखिए ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी गया और बताया भी गया आपका है ना। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में आपकी हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हर्ष की राजधानी कहाँ थी। चलिए बताइएगा कि जो हर्षवर्धन थे इनकी राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर आपको देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप जो आंसर देंगे इनमें से राइट जवाब इनमें से क्या दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप बताइएगा पाटलिपुत्र, थानेश्वर, प्रयागराज या कन्नौज, आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपको देना है, यहाँ पर कन्नौज देना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग तो आपकी इनकी यहीं से थी, है ना। मतलब स्टार्टिंग तो आपकी थानेश्वर थी, लेकिन जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई उन्होंने अपनी मेन राजधानी बना लिया आपके कहाँ पर, कन्नौज में। अधिकतम समय जो आपके व्यतीत किया वो आपके कन्नौज में, क्योंकि जब ये आपके थानेश्वर के राजा थे तो ज्यादा समय के नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम आपका जो समय दिया पूरा का पूरा वो आपके कन्नौज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो सही किया गया है, कई बार आपके कई प्रकार के एग्जामों में तो आपका कन्नौज किया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार और ये पूछा जाता है कि भैया हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी, तो भैया थानेश्वर से आपकी कन्नौज की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या, कि बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। बहमनी राज्य का जो संस्थापक था इनमें से 4 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर 4 का ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर है। याद रखिए अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन था, अलाउद्दीन बहमन शाह था, जो कि याद रखिए स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1347 में हुई थी। कब हुई थी, 1347 ईस्वी में यहाँ पर हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है 5 नंबर, और 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 5 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। याद रखिएगा 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था, रायगढ़ के किले में। कहाँ पर, रायगढ़ के किले में। राज्याभिषेक कौन पंडित ने करवाया था, तो काशी के एक पंडित थे आपके गंगा भट्ट, है ना, गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से किसके द्वारा पहली, है ना, पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की थी। किसके द्वारा पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 को ऑप्शन लॉक किएगा, और 6 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया, समुद्री टेलीग्राम सेवा जो शुरू किया वो किसने शुरू किया था। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं दिख रहा भैया। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपकी जो शुरुआत हुई थी वो 1865 में हुई थी। 1865 में भारत और यूरोप के मध्य पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा आपकी प्रारंभ हुई थी, और ये थे आपके सर जॉन लॉरेंस। कौन है, सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के समय आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। तो इसको आप लोग अलग से आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा आपकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। बताइएगा कि किसने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 7 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके ये हैं चापेकर बंधु। क्या है भैया, ये दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने पूना में प्लेग अधिकारियों
जो कि वाल्टन चार्ल्स और इनके और भी लेफ्टिनेंट आपके थे, उनकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। प्लेग बीमारी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्यों भाई, प्लेग बीमारी आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? प्लेग बीमारी जो होती है वो चूहों से फैलती है ना, बहुत स्पीड में फैलती है। एक बॉडी को आप गंगा जी ले जाएंगे, दूसरा तैयार हो जाएगा। मतलब ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है और ऐसी बीमारी में लोग अपना घर और गांव छोड़ देते हैं, खेतों में जंगलों में चले जाते हैं जब तक उसका प्रकोप रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1944 में वे आउट पैम्पलेट किसने जारी किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपका कह रहा है कि वर्ष 1944 में वे आउट पैम्पलेट किसने जारी किया था? दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये है राजगोपालाचारी। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत देखा जाए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य एक गतिरोध उत्पन्न हो गया था, तो 1944 में आउट टेम्पलेट सी राजगोपालाचारी ने जारी किया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 1934 कहीं पर है, ऑप्शन डी दिया गया है। 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, है ना। कौन है? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी थे जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी? ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। और देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है भैया 10 नंबर में, 10 का ऑप्शन वो बी हो जाएगा। याद रखिएगा 1923 लगभग सबका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए 23 जुलाई 1900, है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा आपकी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हेल बॉब किसका नाम है? हेल बॉब किसका नाम है? हेल बॉब क्या है? हेल बॉब जो नाम है किसका नाम है दोस्तों? हेल बॉब एक प्रकार का क्या है? धूमकेतु है, इसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। और एनहेल और थॉमस ने यहाँ पर इसकी खोज किया था। यह बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा हेल बॉब की है क्या? ये आपका है, याद रखिएगा कि एक पुच्छल तारा है और ये पुच्छल तारा बृहस्पति की कक्षा में आपका है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच का समय इनमें से क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी से हम लेंगे, पहले आप बताइएगा। अगर आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे तब हम इसे सॉल्व करके बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसलिए कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है और आपको हमेशा बताते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर कमेंट करें कि जो समय का अंतर होगा लगभग कितना होगा। जल्दी से कमेंट करें, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए कह रहे हैं सर जी 6 घंटा होगा। अच्छा भैया 6 घंटा होगा बिल्कुल, मतलब आप लोग आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऐसे तुक्का मार रहे हैं? अगर आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं तो कैसे कैसे 6 घंटा आया? हमने बताया जितना भी देशांतर दिया गया हो, है ना। कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। मान लो अगर 125 भी दिया होता है तो हम 125 लिख देते हैं। हमने आपको बताया था कि आपकी जो मतलब पृथ्वी है, आपकी जो पृथ्वी है वो एक अंश 4 मिनट में घूमती है। क्या? एक अंश जो घूमने में समय लगता है 4 मिनट का लगता है, तो आप 4 मिनट का इसमें गुणा कर दीजिए। आपको घंटा निकालना है तो 60 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जब 60 से भाग देंगे तो 4 यहाँ पर 15 और 15 छक्का 90। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बन गया? बी नंबर। ये आपका रूल होता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन कह रहा है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ये आपसे कह दिया है नहीं शब्द। जब नहीं शब्द आपसे दे दिया है दोस्तों, ये आपके केन्या से जाती है, इंडोनेशिया जाती है, ब्राजील से जाती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं जाती है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आपका आया होगा कि सर जी ये कैसे याद करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपको तुक्का मारने वाला था। ये क्वेश्चन को तुक्का मार के आप लगा सकते थे, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है भैया? ये आपके उत्तरी अमेरिका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका, और ये जो रेखा जाती है यहाँ से, तो मैक्सिको तो मिलता है उत्तरी अमेरिका में। लेकिन आपको ये तो पता ही होना चाहिए उत्तरी अमेरिका में आपका मैक्सिको है ना। तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिको पहुंच जाता है यहाँ पर, तो ये रेखा आपकी पड़वे नहीं करती, तो इस प्रकार से समझ सकते थे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। मतलब जब ज्योग्राफी पढ़े तो कम से कम अपना दिमाग का प्रयोग जरूर करें।
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीन निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? यहाँ पर दोस्तों 14 का ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की जवाब करते हैं तो भैया ये है आपका अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप अर्थात जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन ये पूछ दें कि ऐसा महाद्वीप बता दीजिए जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, बताइए ऐसा कोई महाद्वीप बताइए जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य, है ना, भूमध्य रेखा और आपकी कौन सी, और आपकी रेखा यहां पर मकर रेखा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, भूमध्य रेखा, मकर रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती है, जल्दी से बताइए भाई। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा और मकर रेखा आपसे कह रहे हैं नहीं पता है, अफ्रीका महाद्वीप से, तो भैया तीनों बोला है यार, इतना आसान थोड़ा पूछ लेंगे आपसे। बिल्कुल सही है, आपने दिमाग लगा लिया, आपने दिमाग लगा दिया कि भैया यहाँ पर भूमध्य और मकर रेखा कहां से, तो कहेंगे ये तो अफ्रीका था, लेकिन इसी के आगे कौन बसा है, यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका आपका इसका आंसर राइट हो जाता। क्लियर है ना, वेरी गुड, ऐसे ही दिमाग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस तिथि को रात दिन क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, यहाँ पर मतलब रात भी होगी 12 घंटे की, तो रात दिन होगी 12 घंटे का। यहाँ पर 15 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है तो दोस्तों ये आपका है जो 23 सितंबर है, क्या है, जो 23 सितंबर है, इस दिन रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों, याद रखिए 12-12 घंटे का समय यहाँ पर होता है। क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक दिन और होता है, कौन सा होता है, 20 और 21 मार्च बसंत विषु के समय, और उधर जो समय होता है आपका 22-23 दिसंबर को हो जाएगा, ठीक है, सितंबर को हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों इनमें से कौन होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन लॉक किया जाए। जल्दी से बताना है भैया, जवाब यहाँ पर जल्दी बताना है, और वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलेंगे जितने भी यहाँ पर शेयर से नहीं जुड़े हैं, है ना, एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा, रिश्तेदारों को जरूर करिएगा, क्योंकि उनको पता चल पाएगा नहीं आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। दिक्कत आपकी नहीं है ना, समस्या आपकी नहीं है, समस्या है सरकार की, इसलिए आप लोग रिश्तेदारों को नाक में दम कर दीजिए, है ना, ताकि ये ना बोल पाए कि नहीं बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आप भेजे रहिए उनको, नोटिफिकेशन भेजे रहिए, लो पढ़ते रहो। यहाँ पर दोस्तों अगर 16 की बात कर लेते हैं तो 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोले योजना आयोग तो खत्म हो गया है, योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग आ गया है कि नहीं, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई थी। ये दोस्तों एक योजना आई थी, जन धन योजना, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भैया जनधन योजना जो आपकी आई थी वो कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी किसके लिए आपकी थी। चलिए 17 नंबर के ऑप्शन को लॉक करिएगा। कह रहा है गरीब लोगों की अपेक्षा कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए, देश में वित्तीय समावेशन अर्थात फाइनेंशियल को प्रोत्साहित करने के लिए, या उपार्जक उत्पादनों की वित्तीय के लिए। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा कि देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन आपको सी नंबर देना है, देश में वित्तीय प्रोत्साहन के लिए ये किया गया था। पूरे भारत में बैंक खाते जोड़ा गया था, पूरे भारत को बैंक खातों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की शुरुआत की थी 2014 में, है ना, ताकि प्रधानमंत्री जनधन योजना से देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जाए, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और इससे सरकार को फायदा हुआ। सरकार को फायदा क्या हुआ, कहते हैं 1000 रुपए से कम होगा तो भी आपका चार्ज कट जाएगा। पहले तो भैया अकाउंट से हम 1 रुपया भी निकाल लेते थे टॉफी खाने के लिए, लेकिन भैया जब सिस्टम गड़बड़ा गया तो कहते हैं 1000 होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे। तो फायदा कहीं ना कहीं उन्हीं को मिला है, हम लोगों को क्या फायदा मिला है, कुछ फायदा नहीं मिला है। यहाँ पर दिया है हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे रहा है। चलिए जवाब दीजिए। हाँ भैया चलिए बताइएगा। कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देना है और 18 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिए, अच्छे बीजों से कृषि उत्पादन बढ़ाना, क्या अच्छे बीजों से कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है।
भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है 19 नंबर में? तो भैया यहाँ पर देखिए जो आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, कब? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है आपका, दोस्तों याद रखिए। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 20 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर 2016, क्या 2016 जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा ये बताइए उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? बताइएगा उज्ज्वला योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है? आप कहेंगे उज्ज्वला योजना जो आपका है किससे जुड़ा हुआ है? महिलाओं के चेहरे में खुशी लाने से जुड़ा हुआ है। अर्थात अब वो मिट्टी के चूल्हों पर है ना खाना नहीं बनाएंगी, वो बनाएंगे आपकी किस में? आपके दोस्तों याद रखिए गैस चूल्हा में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि क्या दिया है? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारतीय प्रशासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने के लिए यहाँ पर आंसर दोस्तों आपका बनेगा आपका ए नंबर ये है भैया आपका ए नंबर, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो वायसराय था इसके परिषद का विस्तार करते हुए उसने 4 सदस्यों है ना के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों के द्वारा 5वें सदस्य की नियुक्ति यहाँ पर किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों? बताइए यहाँ पर बताइएगा कि भैया संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था, इसका कारण इनमें से क्या बन सकता है? ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 22 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया था। कुल मिला के देखा जाए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, आपके 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, है ना। कब? 1929 को हुआ था। यहाँ पर 1929 कर लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया था। अच्छा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है क्योंकि मनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्योंकि भैया इन्होंने संकल्प लिया था कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष, और पहली बार जो मनाया था वो आपकी 1930 मनाया था, इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया है, गलत नहीं आपका है। अध्यक्षता किया था 1929 वाले में किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। और दोस्तों 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन दोस्तों बी नंबर है, ये है आपका सिक्किम। कौन है? ये जो आपका सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम, ये देखा जाए विदेशी राजनीतिक संबंधी विषयों से आपका सौंपा गया था। कहीं ना कहीं इसमें संशोधन हुए, संशोधन के बाद 1974 में ये संरक्षित राज्य का दर्जा यहाँ पर समाप्त करके कहीं ना कहीं अपने भारत में आपको शामिल किया। तो यहाँ पर 22वें नंबर के रूप में आपका हुआ था, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार करे, और यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये जो कथन आपका है दोस्तों ये किस में मिलता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा 48 के का में, किसमें? 48 के का में ये आपका मिलता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें से 1976 के द्वारा ये आपका जोड़ा गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया, क्यों किया गया था? तो दोस्तों सरकारिया आयोग जो आपका था इसने कहा कि भैया जो केंद्र राज्य का संबंध है ना, क्या केंद्र राज्य संबंध है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था किया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। 3 सदस्यीय समिति आपकी सरकारी आयोग थी आपका। यहाँ पर दोस्तों समीक्षा जो किया था वो आपकी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। नीला थोथा कहा जाता है आपके दोस्तों कॉपर सल्फेट को। किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और अगर आपसे पूछे सोडियम सल्फेट क्या होता है, तो सोडियम सल्फेट होता है लवण केक होता है। याद रखिएगा कि लवण जो केक होता है वो कहा जाता है आपके सोडियम सल्फेट को कहा जाता है।
कैल्शियम सल्फेट कहते हैं आपके निर्जल जिप्सम जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना ही हो, है ना। और आयरन सल्फेट कहा जाता है हरा कशीस। क्या? हरा कशीस जो होता है, हरा कशीस ये कहा जाता है आपके आयरन सल्फेट को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सर ये बताइएगा कि जो ट्रेकोमा बीमारी है ये शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। ट्रेक्रोमा बीमारी दोस्तों आपका है टेक्रोमा बीमारी। टेक्रोमा ये आपके नेत्र को प्रभावित करती है, मतलब ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि यकृत जो आपका डैमेज होता है ये एक बीमारी होती है पीलिया। क्या होता है? पीलिया जो होती है, पीलिया के द्वारा जो प्रभावित होता है यकृत प्रभावित होता है। अल्जाइमर एक रोग होता है ना, अल्जाइमर एक रोग होता है और ये मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सैलाइवा में विद्यमान एंजाइम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। क्या कह रहा है कि सैलाइवा में विद्यमान एंजाइम बताइए जो स्टार्च को क्या करता है, तोड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो सी हो जाएगा, ये इमाइलेज होता है। क्या होता है? इमाइलेज। ये जो आपका एक शब्द दिया गया है सलाइवा, ये जो सलाइवा दिया है ना इसको हम लार कहते हैं। क्या बोलते हैं? लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च से शर्करा में तोड़ा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक पिंड जो जल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता रहता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो भैया ये बताइएगा पिंड जो होगा वो डूबेगा या घूमता रहेगा। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता रहता है, ठीक है, तैरता रहता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वह जो पिंड होगा वो क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 को ऑप्शन में यहाँ पर लॉक करना है। आपका जो जवाब होगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, लाजवाब क्वेश्चन है। बस आपके दिमाग को, आज ये क्वेश्चन आपके दिमाग को पढ़ने वाला है कि आपका दिमाग यहाँ पर क्या यूज करता है, आपके दिमाग में कितनी बड़ी मेमोरी है। तो चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, आपका जो आंसर आ रहा है, कह रहे हैं ए नंबर हो जाएगा, पूर्णतः डूब जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। कह रहे हैं मुक्त रूप से तैरता रहेगा, बहुत अच्छी बात है, ये भी जवाब आपका बढ़िया है। और बताइएगा कुछ डूबा रहेगा या पूर्व की स्थिति में रहेगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है, अब आपका जो समय सीमा है वो लगभग समाप्त होती है। अब आपका आंसर बताने का समय आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कुछ और डूबकर तैरने लगेगा, वह पिंड तैरता रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, कह रहा है पूर्ण डूब जाएगा, मुक्त रूप से तैरता रहेगा, पूर्व की स्थिति में रहेगा। यहाँ पर जो कुछ और डूबकर तैरने लगे मतलब तैरेगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा है, ये नहीं कह रहा है कि और किसी चीज का टुकड़ा है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड में लगभग होता है तो सबसे आपका जो पानी का जो कह सकते हैं डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हमने एक पेन रख दिया उसमें या हम लेट गए उसमें, तो भाई डेंसिटी थी थोड़ा सा, क्या थे, हम तैर रहे थे उसमें। क्या तैर रहे थे? जैसे समुद्र के जल में हम लोग तैरते रहते हैं, है ना, डूबते नहीं हैं। लेकिन यहीं पर जब पानी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 100 हो गया तो कहीं ना कहीं जो वस्तु होगी हल्का से नीचे जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैया वो पिंड आपका बर्फ का था या पिंड लकड़ी का था या किसी चीज का, ये तो नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और, क्योंकि कोई भी चीज जब पानी में डुबोई जाती है तो उसका कुछ भाग पानी के नीचे जाता है और चलता रहता है। जैसे जहाज होता है, और जहाज होता है वो क्या होता है, पानी के नीचे थोड़ा सा तो आपका डूबा रहता है ना, और डूबा होने के बाद वो चलता रहता है। तो आपको आंसर यहाँ पर सी नंबर लगाना था। दोस्तों याद रखिए, समझ गए? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जिनके समझ में नहीं आया वो लोग चले गए, है ना। जिनके समझ में नहीं आया वो लोग चले गए, क्योंकि वो लोग समझने वाले नहीं हैं, वो लोग तुक्का मारने वाले हैं, वो सिर्फ हवा में बातें करने वाले हैं। जो लोग समझने वाले थे वो क्लास में थे। देखिए अभी हमने बताने लगे, समझाने लगे तो कुछ लोग तो रास्ता काट लिए। ऐसे लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल बेकार माहौल है इनका। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है, ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है। क्या कह रहा है? ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, और जो परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं। आपका जो आंसर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर को ऑप्शन लॉक किया जाए। ऑप्शन बी है आपका, होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। मतलब दोस्तों जाइलम कहा जाता है जो जल और उसमें घुले लवणों का परिवहन करते हैं, उन्हें जाइलम कहते हैं। जो फ्लोएम होता है ये भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या? जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल और उसमें जो लवण होते हैं वो जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आरोह का विलोम शब्द बताना है। आरोह का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आरोह का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका आंसर है आरोह का यहाँ पर अवरोह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए शब्द बताना है, जो पसीने से उत्पन्न हो। तो जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वेदज कहते हैं। और स्वेदज कहां पर है? ऑप्शन दोस्तों आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलते हैं जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलते हैं? स्वयंभू कहते हैं।
कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि थाली का बैंगन होना, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है। थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर थाली का बैंगन होना मतलब होता है सिद्धांतहीन होना, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है सिद्धांतहीन ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है माता पिता को शुश्रूषा करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तूफान आने का संदेह दिया गया है ना। अनेक निरपराध दे दिया गया है, इसके मात्र यहाँ पर दिया गया है 2 कारण हो सकते हैं, मात्र 2 कारण दिया है, मात्र भी दिया है, 2 कारण भी दिया है। भाई अगर ऑप्शन को देखा जाए यहाँ पर आंसर में, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका ए पर फोकस हो रहा है। यहाँ पर माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, आपका आंसर ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अन्य में आपकी थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आपकी हैं, जैसे संदेह दिया है, आशंका होती है, तूफान आने की आशंका होती है। यहाँ पर निरपराध और दंड भी साथ में दे दिया गया है, और मात्र 2 कारण, ये तो गलत हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुकुरमुत्ता के रचनाकार, यहाँ पर बताइएगा कुकुरमुत्ता के रचनाकार इनमें से कौन है? आप कहेंगे सर कुकुरमुत्ता के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और त्रिपाठी निराला जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों यहाँ पर बताना है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे सर 1969 में की गई थी, और ये कहां पर की गई थी? आपके मुंबई में। कहां पर है? आपके मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो संगठन वन्य जीव संबंधी शिक्षा या जागरूकता पर ध्यान देता है उसे वर्ल्ड वाइड फंड नेचर इंडिया कहा जाता है। मतलब ये वन्य जीव पर फोकस करती है, शिक्षा पर, जागरूकता पर ध्यान देती है। और अगला क्वेश्चन आपका लाजवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फारसी उत्सव है? कौन सा एक फारसी उत्सव है? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? फारसी उत्सव के रूप में इनमें से बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भैया एक बार जितने लोग जुड़े हैं ना, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा लगे, क्लास में थोड़ा जोरदार की क्लास हो और थोड़ा सा और माहौल बने। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, सपोर्ट नहीं किए हैं। चलिए दोस्तों 82 नंबर का ऑप्शन लगभग सभी का सही है, क्योंकि आपको हमने बहुत बार रटाया है कि जो नौरोज त्योहार है ये फारसी से आपका आया है, और शुरुआत जो किया था वो आपके बलबन ने किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक लिखा था। तो दोस्तों ये बताइएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक लिखा, ये पुस्तक आपकी है कौन सी? चलिए दोस्तों ये पुस्तक जो आपकी है, याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल। क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ किसकी है, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी की है, आनंद मठ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अनहैप्पी इंडिया किसकी है, तो आप कहेंगे अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय की है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों कार्बन भी आती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो, कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है ऑप्शन सी नंबर है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ग्रीन हाउस गैस में आती तो क्या होता? बताइए, अगर ये गैस ग्रीन हाउस गैस में होती तो क्या होता? जब समझिए कि आपकी पृथ्वी में कार्बन का परसेंट 0.003% है, तो समझिएगा कि जब आपका नाइट्रोजन यहाँ पर 78% है, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य की किरणें बिल्कुल इसी में आती है। आप समझ सकते हैं कि भी स्थिति क्या होती, ये पृथ्वी आपके रहने योग्य ना होती दोस्तों, है ना, बिल्कुल खतरनाक जगह हो जाती। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर लावा, केवल लावा दिखता। अगला दिया गया है त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिपुरा की अगर बात किया है तो आप कहेंगे ये भैया आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगी है वो आपकी दोस्तों 4000 के ऊपर आपकी लगभग लगी है, 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, जो पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य जो अस्तित्व में आया था, कब आया था? ये बताइएगा, अस्तित्व में जो आया उत्तराखंड राज्य, ये कब अस्तित्व में आया था? आप कंसर्न में से क्या होगा? अब आप बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर उत्तराखंड आया था 9 को। कब आया था? 9 नवंबर सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से पृथक होकर 27वें राज्य के रूप में बना था दोस्तों, और उत्तर भारत में एक विशेष राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके निर्विरोध चुने गए थे और 6वें नंबर के थे। क्या? 6वें नंबर के थे, जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक आपका इनका शासनकाल रहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो होती है वो कितनी होती है?
दोस्तों लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है? 88 को ऑप्शन याद रखिएगा 1 माह होता है। जब कोई निजी विधेयक हो उसको पेश करना हो तो भैया 1 महीने का होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉक किया जाए जल्दी से। 89 को ऑप्शन हो जाए आपका 16 अक्टूबर को मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखिए। अगर यही हो जाता 16 सितंबर, भैया जब 16 सितंबर की बात कर लेते तो आप कहते ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है क्या कि कह रहा प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस भारत के किस शहर में है? फलकनुमा जो पैलेस है वो आपके भारत में कहां पर है? तो दोस्तों देखिए 90 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके हैदराबाद में है। कहां पर है? आपके हैदराबाद में है दोस्तों, याद रखिएगा हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कुछ इस प्रकार के पॉइंट आपके हैं जिसमें से आपके राजवंशों से संबंधित आपके पॉइंट हैं कि कौन से राजवंश की स्थापना किसने यहाँ पर किया था। देखिए हर्रेक वंश दिया गया है, हर्रेक वंश की जो संस्थापक थे बिंबिसार था और इसकी राजधानियां एक तो राजगृह थी, दूसरी आपकी पाटलिपुत्र थी। अगला है शिशुनाग वंश की स्थापना, आपको दोस्तों याद रखिएगा शिशुनाग ने किया था और इसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सिंह ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र विदिशा में थी। यहाँ पर दिया है कंडौ वंश, कौन दिया गया है? कंडौ वंश। और दोस्तों कंडौ वंश में ये है आपके कौन? वासुदेव थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन बहुत बार पूछा गया, सातवाहन जो आपके स्थापना की थी सिमुक ने किया था, सिमुको, है ना। यहाँ पर इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंश की स्थापना वशिष्ठ पुत्र संतुमल ने किया था। यहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना कड़विशिष प्रथम ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। होड़ वंश की स्थापना तोरमार ने किया था। पुष्यभूत वंश ने नरवर्धन ने किया था, नरवर्धन। और अगला है पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। चालुक्य वंश के जो कि वातापी के थे, इन्होंने इनमें जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे वो आपके तैलभ द्वितीय ने किया था। चालुक्य वंश जो कि वेंगी में थे आपके विष्णुवर्धन ने किया था। राष्ट्रकूट पूछा गया है बहुत बार, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती वर्धन ने किया था। ठीक है ना। अगला दिया गया है पाल वंश की स्थापना तो आपकी गोपाल ने किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने किया था। वहीं पर दोस्तों चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। चंदेल वंश की अगर पूछता है तो आप कहेंगे सर चंदेल वंश की स्थापना नन्हुक ने किया था, नन्हुक। और राजधानी क्या थी? आपकी खजुराहो थी। गंग वंश की स्थापना वज्रहत पंचम ने किया था। यहाँ पर दोस्तों सोलंकी आपका है तो मूलराज प्रथम ने किया था जो गुजरात में था। यहाँ पर आधुनिक चोल आपका विजयालय ने किया था। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है ना, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, है ना, बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं, भूल गए होंगे। ये पीडीएफ जो आपकी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, है ना, तो आप लोग इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, जो जो चीजें हमने बताया है उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी बचा हुआ जो आपका है वो आपको कल को मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।